हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है @topersTouch, उसमें मैं हिस्ट्री से जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड है उसके विषय में पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ डेली मेरा पोस्ट होता है जीके अपडेट करके मेरे ब्लॉग पे। उम्मीद करती हूँ जितने भी छात्र हैं यूजी पीजी के और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, उनके लिए वो फायदा पहुंचाएंगे। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है कोल विद्रोह तथा उसके क्या परिणाम रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन रहे थे, इसका क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ रहा था तथा इसके क्या कारण रहे थे जिसके वजह से कोल विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे यदि हम परिणामों के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे यह स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जितनी भी मांगे रही थी जनजातियों का कोल विद्रोह में, उनकी कहीं ना कहीं इसमें पूर्ति तो जरूर हुई थी, परंतु साथ ही साथ हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि अंग्रेजी शासकों के द्वारा भारत में नई नियुक्तियां की गई थी तथा नया रेगुलेशन ला करके उनके यहाँ पे जो सरकार थी ब्रिटिश की, उसको फिर से सशक्त तौर पे स्थापित करने का ही प्रयास इस विद्रोह के पश्चात भी किया गया था। हालांकि हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि जितने भी शासक थे यहाँ नागवंशी, उनकी भी मांगों का तथा जमींदारों की मांगों की भी पूर्ति जरूर हुई थी, परंतु यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की मंशा इसके पीछे सिर्फ यही रही थी कि विद्रोह के किस प्रकार से शांति की बहाली की जाए इस विद्रोह के समाप्ति के पश्चात, तथा अंग्रेजी शासन को फिर से सशक्त तौर पे झारखंड के क्षेत्रों में स्थापित की जाए। अब मैं आप लोगों से एक एक करके जो इसके परिणाम हुए थे कोल विद्रोह के, उसके विषय में बात करूंगी। यदि जो फर्स्ट परिणाम या फर्स्ट पॉइंट बिंदु के विषय में बात किया जाए कि कोल विद्रोह के क्या परिणाम रहे थे, तो इसमें आता है सर्वप्रथम कि शांति स्थापना के बहाली की प्रयास की गई थी, जिसमें कि हम देखते हैं कि अस्थायी चौकियों का निर्माण बड़कागढ़, तरहसी, मनातू और सदबरवा में किया गया था। 1832 में हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि पुलिस दल में वृद्धि की गई थी। साथ ही साथ हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि पुलिस अमीनों की नियुक्ति लोहरदगा, भिकोचट्टी, बड़कागढ़, तमाड़ में नियुक्त की गई थी। यहाँ पे इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अन्य नियुक्तियां भी हुई थी, जैसे कि दफादार तथा 19 बरकंदाजों की भी नियुक्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यह देखा जा सकता है कि झारखंड में यहाँ पे शांति बहाली के लिए पुलिस व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नई नियुक्तियां की गई थी ताकि पूरे ही क्षेत्र में शांति की बहाली हो और यदि कहीं पर विद्रोह हो रहा हो तो उसे भी दबाया जा सके। दूसरा जो परिणाम रहा था वह यह रहा था, जैसा कि मैंने कारण के समय में भी बोला था आप लोगों से, कि मवेशियों को लूट के ले जाया जाता था या उन्हें दे दिया जाता था जमींदारों को भी। इसी को लौटाने का काम कोल विद्रोह के पश्चात किया गया था। यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि मालिक तक जो है मवेशियों को पहुंचाया गया था। जैसा कि हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि छोटा नागपुर खास में ही सिर्फ 4000 मवेशियों को उनके मालिकों को लौटाया गया था। साथ ही साथ हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि मुंडा, मानकी तथा जमींदारों को यह दे दिया गया था अधिकार कि जितने भी क्षेत्र हैं जनजातियों का जो प्रभावित इलाका रहा था कोल विद्रोह का, वहां पे शांति बहाली इनके द्वारा किया जाए। तो एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे यह उद्देश्य रहा था कि इन्हीं के द्वारा यहाँ के जो या लोकल जो अधिकारी थे या प्रतिनिधि थे, उन्हीं के द्वारा इन क्षेत्रों में शांति की बहाली की जाए। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास में जो परिणाम आता है कोल विद्रोह का, वो यह रहा था कि जमींदारों एवं राजाओं की को संतुष्ट करने का प्रयास कोल विद्रोह के पश्चात जरूर किया गया था। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुनः फिर से एक बार जो पुलिस कर्तव्य नागवंशियों के अधीन रहा था, उसको फिर से नागवंशीय शासकों के अधीन कर दिया गया था। छोटा नागपुर खास में हम लोग देखते हैं कि पालकोट एवं जितने भी निकटवर्ती जो परगना थे, वहां पे नागवंशीय शासकों को पूरा अधिकार दे दिया गया था कि इस क्षेत्र में जितने भी पुलिस अधिकार हो या पुलिस का जो कार्य हो वो इनके अधीन ही रहेगा।
साथ ही साथ जितने भी जमींदार थे उनको फिर से माल गुजारी वसूलने का भी अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं परिणामों के विषय में कोल विद्रोह के, तो उसमें एक और जो परिणाम हमारे समक्ष आता है वह यह है कि विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति। यहाँ पर भी जो विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखा गया था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, या सिर्फ हम कह सकते हैं कि इनके पीछे भी उनकी मंशा यही रही थी कि इसके साथ में सहानुभूति जताते हुए जितने भी हम आपराधिक मामलों से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको दंडित करने का यह एक प्रयास ही रहा था। जैसे कि हम देखते हैं कि 20 फरवरी 1832 को आयुक्तों को निर्देश दिया गया था कि जितने भी लोग शामिल थे या जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, कोल विद्रोह में शामिल जितने भी लोग थे, उन्हें बहुत कम ही दंड दे करके फिर से उन्हें छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे ये सहानुभूति दिखाने का जरूर प्रयास रहा था विद्रोहियों के खिलाफ में, पर यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य रहा था वह यही रहा था कि किसी भी प्रकार से जो बहुत अधिक आपराधिक मामलों से जुड़े हुए थे विद्रोह करने में, उनको दंडित किया जाए। नेक्स्ट हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो पंचायती व्यवस्था पहले से रही थी जनजातीय लोगों की, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया गया था और जितने भी छोटे छोटे आपराधिक मामले थे उसका निपटारा इन्हीं के हाथों में दे दिया गया था। नेक्स्ट हमारे समक्ष जो आता है परिणाम कोल विद्रोह का, वो यह रहा था कि जितने भी प्रमुख नेता रहे थे कोल विद्रोह के, उनको सम्मानित करने का। जैसा कि हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि सिंह राय मानकी जो थे, उन्होंने हरनाथ शाही को एक लिखित वचन के तौर पे एक दस्तावेज दिया था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जो उनका क्षेत्र है वहां पे किसी भी प्रकार का लूटमार नहीं होगा और किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं होगा। इसको सुनिश्चित करने का काम दिया गया था सिंह राय मानकी को। यहाँ तक उनसे जो है यह लिखित तौर पे लिया गया था कि जितने भी विद्रोही हैं उनको उन क्षेत्रों में प्रवेश फिर से नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रमुख अन्य नेता रहे थे बिंद राय मानकी, उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया था और उन्हें पगड़ी भी सम्मान में दी गई थी। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि जितने भी प्रमुख नेता रहे थे उनको भी संतुष्ट करने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, ताकि फिर से जो है विद्रोह वह बुलंद नहीं हो पाए और फिर से अपना सर नहीं उठा पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यह रहा था कि वह नई नियुक्तियां किया था और एक नया प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित करने का काम किया था झारखंड के क्षेत्रों में, जिसके विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। यदि हम नियुक्तियों के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि छोटा नागपुर खास के क्षेत्रों में, जैसे कि बड़का गांव, तमाड़, लोहरदगा, यहाँ पे पुलिस अमीनों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ पलामू के क्षेत्र में जैसे कि लातेहार और तरहसी में दरोगा की बहाली की गई थी। सदबरवा में हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि दरकदार और साथ ही साथ बरकदाजों की भी नियुक्ति की गई थी। इन नियुक्तियों के साथ में जितने भी क्षेत्रों का मैंने अभी उल्लेख किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह उद्देश्य रहा था कि ये नियुक्तियां करके जो पुलिस व्यवस्था है उसको और अधिक मजबूत बनाया जा सके, ताकि इस क्षेत्र में फिर से विद्रोह ना हो। अब नेक्स्ट जो है परिणाम के विषय में यदि बात किया जाए, जो बहुत एक प्रमुख हम कह सकते हैं कि परिणामों में से एक रहा था, वह था शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना। यहाँ पे जैसे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे विचार मांगा था कि जितने भी रहे थे उस समय में उत्पीड़ित जो लोग रहे थे उनसे, हालांकि ये एक सिर्फ हम कह सकते हैं कि दिखावा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यहाँ पे शासन को स्थापित फिर से करना ही चाह रहा था। जैसे संयुक्त आयुक्तों के परामर्श से हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि छोटा नागपुर खास, पलामू तथा जंगल महाल एवं मिदनापुर के सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र रहे थे वहां पे एक पृथक शासन लागू किया गया था और इसको अलग कर दिया गया था। बंगाल का जो जनरल रेगुलेशन था जिसके अधीन शासन चला करता था इन क्षेत्रों में, उससे बिल्कुल अलग करके यहाँ पे एक नए शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि प्रशासनिक प्रणाली में यह नया कानून बना करके पूरे ही प्रशासनिक तंत्र को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था। उसमें हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गदिया, रामगढ़ और कोरंडू में यहाँ पे रामगढ़ जिलों से इन्हें अलग कर दिया गया था और जितने भी जंगल महाल के जो क्षेत्र रहे थे सीमावर्ती, सभी को अलग करके एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में इसे संगठित किया गया था
और साथ ही साथ यहाँ पे साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम जो कमिश्नर रहे थे वो कैप्टन विल्किंसन रहे थे। और माना यह जाता है कि विल्किंसन के नाम पर ही जो रांची का नाम था वह प्रारंभ में विल्किंसगंज के नाम से भी हम लोगों को देखने को मिलता है या इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल समझा जा सकता है कि एक नया रेगुलेशन 1833 का ला करके झारखंड के क्षेत्रों में, एक तो पहले इसके बंगाल का जो जनरल रेगुलेशन था उससे अलग किया गया, एक नया रेगुलेशन या नया कानून ला करके 1833 का झारखंड में फिर से जितने भी प्रमुख क्षेत्र रहे थे कोल विद्रोह के, वहां पे एक कहा जा सकता है कि नए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना झारखंड में की गई थी। अब आगे हम यदि बात करते हैं कि अन्य जितने भी परिणाम रहे थे उसमें से एक और प्रमुख परिणामों में से हम कह सकते हैं कोल विद्रोह का जो रहा था यह एक प्रेरणा के तरह कार्य किया था आगे होने वाले जितने विद्रोह थे, या वो भूमिज विद्रोह रहा हो या संथाल विद्रोह रहा हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं कि कोल विद्रोह से जुड़े हुए विद्रोही थे वो अपने मंशा को जग जाहिर करने में जरूर यहाँ पे कामयाब रहे थे कि वो किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं यदि उनके जो उनका सांस्कृतिक सामाजिक जो मूल संरचना है उसमें हस्तक्षेप करने का यदि प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे दो मैं उल्लेख करना चाहूंगी। एक तो चार्ल्स मेटकाफल जो रहे थे ब्रिटिश अधिकारी, उनका ये कहना था कोल विद्रोह को लेकर के कि ये कोई कृषक विद्रोह नहीं है बल्कि इसे हम स्वतंत्रता की लड़ाई मान सकते हैं। तो इससे ये पता चल सकता है कि कोल विद्रोह का एक्सपेंशन जो है वो कितना उग्र रहा था और कितने बड़े एरिया में या क्षेत्र में इसका फैलाव भी हुआ था। दूसरा एक और जो है ऑथर शशि भूषण चौधरी, उन्होंने अपनी पुस्तक सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया में यह लिखा है कि यह जो कोल विद्रोह रहा था वह शिकायतों का परिणाम ही रहा था। अब यहाँ पे जितने भी ऑथर्स के विषय में यदि हम बात करते हैं या जिस पुस्तकों के विषय में यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि कोल विद्रोह का हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक विस्तारित विद्रोह के तौर पे ये हमारे समक्ष आता है, जो कि शायद पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें कि समग्र तौर पे जितने भी जो प्रांतीय या हम कह सकते हैं स्थानीय जो शोषक रहे थे, जैसे कि जमींदार, महाजन, साहूकार या जो शासक रहे थे झारखंड के और बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन भी, उसके खिलाफ कोल विद्रोहियों ने अपने आवाज को बुलंद किया था। एक यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कोल विद्रोह की यह विशेषता जरूर रही थी कि इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि यह स्थानीय विद्रोह ही रहा था। इसको शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि पहरावा व्यवस्था जो इनका मूल संरचना ही रहा था जनजातियों का, उसमें भी अंग्रेजों के द्वारा जो है हस्तक्षेप इसमें किया गया था क्योंकि न्यायालयों की स्थापना कर दी गई थी। जंगलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि जंगल में जहाँ पे जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं जनजातियों के द्वारा, वहां पर भी संस्कृति पे भी अपना ये इसे हस्तक्षेप के तौर पे देख रहे थे। कोल विद्रोह के विषय में यदि हम बात करते हैं कि झारखंड में ये सबसे प्रमुख फर्स्ट विद्रोहों में से रहा था, तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।